जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है प्राइम साइंस क्लासेस में। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र, जो कि बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के सिलेबस में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका होती है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक में धागेनुमा संरचना वाला गुणसूत्र होता है। सबसे पहले बता दें कि गुणसूत्र का खोज स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 ईस्वी में किया था। इसके बाद 1888 ईस्वी में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र नाम दिया। आइए गुणसूत्र के बारे में डिटेल जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र क्रोमोसोम, ठीक। जैसा कि अभी हमने बताया है, गुणसूत्र प्रत्येक कोशिकाओं में जितने भी जीवधारी होते हैं उनके सभी कोशिकाओं के केंद्रक में एक धागे के समान संरचना होती है, उलझी हुई संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र सभी प्रकार के कोशिकाओं में होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है यानी पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो गुणसूत्र होता है वह केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना में स्थित होता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है यानी बैक्टीरिया की कोशिका होती है, अर्धविकसित कोशिकाएं होती हैं, उसमें केंद्रक कला के अभाव होने के कारण गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है, ठीक। बात करते हैं कि गुणसूत्र के संगठन की, तो गुणसूत्र का संगठन होता है, गुणसूत्र बना होता है। गुणसूत्र का संगठन जैसे देखते हैं, संगठन देखते हैं गुणसूत्र का, तो गुणसूत्र बना होता है किसका किसका, प्रोटीन का और न्यूक्लिक अम्ल का, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। यदि देखें गुणसूत्र के 100% संरचना की, 100% संरचना की, तो उसमें होता है 50% प्रोटीन और 50% क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल भी पुनः दो प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और इसे हम कहेंगे राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र के संगठन की बात करें, जैसा कि हमने बताया है, गुणसूत्र का खोज सबसे पहले किसने किया था, स्टार्सबर्गर ने 1875 ईस्वी में गुणसूत्र का खोज किया था। और नाम की बात करें कि गुणसूत्र नाम किसने दिया था, तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र नाम दिया। गुणसूत्र की संरचना की बात करें तो गुणसूत्र संरचना में धागे के समान संरचना वाला होता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे यानी एक्स किरणों के अध्ययन द्वारा पता लगाया गया कि गुणसूत्र एक डबल हेलिक्स यानी एक इस तरह की संरचना वाला होता है, इस तरह का, इसमें दो कुंडलन होता है और बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, बीच में होता है सेंट्रोमियर, और एक डीएनए की कुछ और इसमें इस तरह से लगे होते हैं, इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है। इस तरह की संरचना वाला होता है कुछ गुणसूत्र। गुणसूत्र में डीएनए जो होता है वह अनुवांशिक पदार्थ है, यानी पूरे गुणसूत्रों को ही हम अनुवांशिक पदार्थ मानते हैं। मानव में गुणसूत्रों की बात करें तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी जोड़े में होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसके आगे की बात करें तो गुणसूत्र सभी कोशिकाओं के केंद्रक में, जैसे इस तरह से कोई कोशिका है, तो कोशिका के अंदर केंद्रक रहेंगे और केंद्रक में गुणसूत्र धागे के समान उलझा हुआ संरचना रहेगा, धागे के समान उलझा हुआ क्या रहेगा, संरचना रहेगा। इसे कहते हैं गुणसूत्र को जब अलग कर लेंगे कोशिका से, तो पता चलेगा गुणसूत्र प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है।
डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ माना गया है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ माना गया है क्योंकि डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को जनकों से संततियों में यानी माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए के मुख्य 3 घटक होते हैं। डीएनए के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। एक डीएनए पे फुल वीडियो मिलेगा, उसके घटकों के बारे में डिटेल चर्चा की जाएगी। यानी पहला होता है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा होता है फास्फेट समूह यानी फास्फोरिक अम्ल। और यही 3 घटक आरएनए में भी होते हैं। यही 3 घटक आरएनए में भी होते हैं। अंतर क्या होता है कि पेंटोज शर्करा में जो डीएनए में जो शर्करा होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और आरएनए में जो शर्करा होती है उसे हम कहते हैं राइबोज शर्करा। और डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते हैं। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। आरएनए में थाइमिन के जगह पे यूरेसिल होता है। तो ध्यान देंगे अगले टर्म में जिसे हमने बताया गुणसूत्र। तो गुणसूत्र के प्रकार की बात करेंगे। गुणसूत्र के प्रकार। मैं गुणसूत्र की प्रकार की बात करूं तो मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। मानव में गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कायिक गुणसूत्र, एक होता है कायिक गुणसूत्र, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र को कहते हैं ऑटोसोम्स, और इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स। ऑटोसोम्स, और ऑटोसोम्स के बाद लिंग गुणसूत्र को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, बात करें कायिक गुणसूत्र की। हमने जैसा कि बताया कि मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी होती है? 23 जोड़ी। यानी 23 जोड़ी गुणसूत्रों में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी इनकी संख्या होती है कितनी? 46। ये होते हैं कायिक, सॉरी 44, ये होते हैं कायिक गुणसूत्र। और एक जोड़ी गुणसूत्र यानी दो गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर के जितने भी अंग हैं, शरीर की जितनी भी संरचनाएं हैं, शरीर के जितने भी कार्य हैं, सबका संचालन कायिक गुणसूत्रों के द्वारा होता है। नाम से स्पष्ट होगा, कायिक का मतलब होता है काया, और ऑटोसोम्स का मतलब है सब में सेम होता है। मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है? इक्वल होता है। 44 गुणसूत्र दोनों में बराबर होते हैं। बात करते हैं लिंग गुणसूत्र की। तो लिंग गुणसूत्र की संख्या केवल एक जोड़ी होती है जो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है, और यही गुणसूत्र आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है या निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति मेल होगा और कौन फीमेल होगा। तो देखें इसका डेफिनेशन मैं बताता हूँ कि कायिक गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो शारीरिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं जो मेल और फीमेल में बराबर होते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। और लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो मानव में लिंग का निर्धारण करते हैं, यानी मेल और फीमेल का निर्धारण करते हैं, और इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। मेल में इसकी संख्या X और Y होती है, और फीमेल में इसकी संख्या क्या होती है? X होती है। यानी ये 2 प्रकार के होते हैं। नर में X और Y 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, और मादा में यानी फीमेल में X और X गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगले जब टॉपिक में हम पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण में कौन से गुणसूत्र सहायक होते हैं? लिंग गुणसूत्र सहायक होते हैं। बात करते हैं गुणसूत्र के कार्यों की। तो गुणसूत्र माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ
शरीर के सभी लक्षणों का यानी सभी कार्यों का निर्धारण भी गुणसूत्र के द्वारा होता है। और गुणसूत्र कोशिकाओं के विभाजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी गुणसूत्र के बिना कोशिकाओं का विभाजन नहीं हो सकता है, क्योंकि गुणसूत्र में जो डीएनए होता है, डीएनए में 100 द्विगुणन की क्षमता होती है और 100 द्विगुणन की क्षमता के कारण एक डीएनए 2 भागों में बढ़ जाता है, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसी तरह से कोशिकाएं लगातार वृद्धि करती रहती हैं, जिससे नए संतति का विकास संभव हो सकता है। इस तरह से हमारा गुणसूत्र वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र का फिगर बना लीजिएगा और ये बातें जरा भी बताया हमने कि गुणसूत्र का खोज किसने किया था, गुणसूत्र का नाम किसने दिया था, गुणसूत्र के प्रकार, काय गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, ये सभी टॉपिक को आप बोर्ड परीक्षा में तैयार करके जाएंगे। ऑल द बेस्ट।